हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ रेफ्रिजरेशन। अभी तक हमने जो भी सारे टॉपिक्स देखे हैं उसकी बेसिस पे हम इसकी कंपैरिजन देखेंगे, जितने भी हमने सारे सिस्टम्स देखे हैं रेफ्रिजरेशन के उसके। और जो देर आर सम टॉपिक्स के जो मैंने बिल्कुल भी कवर नहीं किए हैं, बट आई बिलीव जितना कवर किया है उनके बेसिस पे आप वो टॉपिक खुद आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हो। जितनी बेसिक कंसेप्चुअल स्टडीज़ हैं वो सारी मैंने कवर कर ली हैं, बट जो कुछ छोटा मोटा थियोरेटिकल पार्ट है वो आप खुद से कर सकते हो, वो मैंने कवर नहीं किया है। सो जस्ट डू दैट सेल्फ स्टडी। अगर कुछ डाउट हो देन विल गेट इन टच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द कंपैरिजन बिटवीन वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। बेसिकली जितने भी हमने रेफ्रिजरेशन देखे प्रैक्टिकल, उनमें यही मेनली दो टाइप्स के थे सारे। जो पीछे हमने देखे थे लास्ट में वेपर अब्जॉर्प्शन, और आगे हमने देखे थे सारे वेपर कंप्रेशन। सो लेट्स सी द कंपैरिजन। टाइप्स ऑफ एनर्जी सप्लाइड, वहाँ पर हम हीट एनर्जी से काम करते हैं, किसमें अब्जॉर्प्शन सिस्टम में, और कंप्रेशन सिस्टम में हम इलेक्ट्रिसिटी से काम करना है। शाफ्ट पावर हाई ग्रेड एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल शाफ्ट जो एनर्जी से जो हम शाफ्ट पावर देते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड हाई ग्रेड एनर्जी, एंड दिस हीट इज कॉल्ड लो ग्रेड एनर्जी। साइज ऑफ कंडेंसर, इन दिस इज स्मॉलर, इन दिस इज लार्जर, बिकॉज इसकी कूलिंग कैपेसिटी ही कम है तो स्मॉलर कंडेंसर होना है ऑब्वियसली। इवॉपरेटर प्रेशर, कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज पार्शियली डिपेंड अपॉन इट and capacity of the system is highly dependent upon it. As evaporator pressure decreases, capacity of the system decreases, which is obvious, जो हमने सारे सिस्टम में आगे पढ़े हुए हैं। लीकेज ऑफ द रेफ्रिजरेंट, नो चांस एज नो मूविंग पार्ट्स और कंप्रेसर, जो भी मूविंग पार्ट्स हैं कंप्रेसर के वहीं से कहीं ना कहीं लीकेज होने के चांसेस रहते हैं। किसी भी सिस्टम में आप जाओ, आईसी इंजन में जाओ या किसी भी कंप्रेसर में जाओ, मूविंग पार्ट्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर कोई लीकेज होने का चांसेस कम रहेगा या नेग्लिजिबल रहेगा, वी कैन से। सो नो, बिकॉज द चांस एज नो मूविंग पार्ट्स आर देयर इन द कंप्रेसर, नो चांस ऑफ लीकेज, मोर चांस ऑफ लीकेज ऑब्वियसली, बिकॉज उसमें कंप्रेसर रहता है, सो दैट इज़ वाई देर आर मोर चांसेस ऑफ लीकेज। मेंटेनेंस वेरी लेस, मोर, ऑब्वियसली इसमें मूविंग पार्ट्स हैं, कंप्रेसर हैं, यहाँ पर इसका ज़्यादा मेंटेनेंस रहेगा, इसका कम मेंटेनेंस रहेगा, बिकॉज देयर इज नो कंप्रेसर एंड एवरीथिंग। Space occupied, more space is occupied for small capacity system and more compact and less bulky for large capacity. Clear? Less bulky for small units and more bulky for larger units. So these are just opposite in this way. Cost for the large capacity system, this is cheaper, this is costly. Obviously compressor और ये सब कोई equipments लगाएंगे तो इसकी cost ज़्यादा ही आनी है. Charging of the refrigerant, this is difficult, this is simpler. बिकॉज यहाँ पर आपको एमोनिया को हैंडल करना है और अब्जॉर्बर भी रहता है उसमें, तो कुछ पोर्शन में अब्जॉर्बर और रेफ्रिजरेंट मिक्स भी रहेगा। यहाँ पर सिर्फ रेफ्रिजरेंट है तो वी कैन ईजिली चार्ज इट। नॉइस एंड वाइब्रेशन, क्वाइट ऑपरेशन बिकॉज ओनली पंप इज़ देयर, और 3 फ्लूइड सिस्टम में तो पंप भी नहीं रहता है। इन दिस केस दिस इज नॉइसी एंड वाइब्रेटिंग सिस्टम बिकॉज कंप्रेसर इज देयर। परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम एट पार्ट लोड, दिस इज गुड, दिस इज पुअर। पार्ट लोड मतलब जिस पॉइंट पे हमने डिज़ाइन किया है एग्जैक्टली उस पॉइंट पे काम ना करके उसका 50%, 70% या 30% कूलिंग हमें चाहिए हो, दैट इज़ कॉल्ड पार्ट लोड। ऐसी सिचुएशन में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, इसकी पुअर रहती है। सो दिस वाज द कंपैरिजन। नाउ लेट अस सी व्हाट इज नेक्स्ट। एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, दिस इज क्वाइट सिंपलर। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेशन, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट मतलब व्हीकल्स में जो एयर कंडीशनिंग यूज होती है दैट वी कैन कंसिडर, या फिर कुछ पेरिशेबल आइटम्स होती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन होती हैं, जैसे कि मिल्क है, चीज़ प्रोडक्ट्स हैं, पनीर, बटर, ये सब कुछ जो है, जो भी पेरिशेबल आइटम्स हैं जो ख़राब होने के चांसेस हैं, उनके लिए पूरी की पूरी रेफ्रिजरेशन वैन होती है जो पूरी रेफ्रिजरेटेड होती है। कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग और एवरीथिंग। सो इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग और कंफर्ट एयर कंडीशनिंग में डिफरेंस बेसिकली ये है, देयर आर सर्टेन मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स जो कि सिर्फ एयर कंडीशन में ही काम कर सकते हैं, बिकॉज वो हीट रिजेक्ट करते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसकी रूम को ही, उस मशीन को भी ठंडा रखना ज़रूरी होता है। ऐसी कुछ सिचुएशंस में भी हम इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हैं, विच इज़ नॉट प्राइमरीली फॉर ह्यूमन्स, दैट इज़ वाई वी कॉल इट इंडस्ट्रियल एयर रेफ्रिजरेशन। नेक्स्ट इज़ रेफ्रिजरेंट्स। अलग अलग किस टाइप के रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, ये इंट्रोडक्शन बेसिक पार्ट है, आप देख लीजिए। डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेंट, इसकी हिस्ट्री दी हुई है, वो भी इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन लुक इनटू दैट योरसेल्फ।
नाउ विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स। प्राइमरी और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स का मतलब ये है, प्राइमरी का ये है मतलब कि जो रेफ्रिजरेंट है वो डायरेक्टली कूलिंग कर रहा है, जो भी हमें ठंडा करना है उसके साथ कांटेक्ट में आके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कांटेक्ट में आके हीट एक्सचेंजर के थ्रू। और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स में ये होता है कि जो मेन रेफ्रिजरेंट है वो किसी एक दूसरे लिक्विड फॉर्म को ठंडा करेगा और फिर वो जो उससे ठंडा हो रहा है वो फाइनली हमारे जो भी चीज़ हमें फ्रीज़ करनी है उसको ठंडा करेगा। ये हम कैसे एग्जांपल देके समझा सकता हूँ, जैसे कि आइस फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े आइस क्यूब्स ठंडे किए जाते हैं, ऑब्वियसली ठंडे क्या फ्रीज़ किए जाते हैं, बट वहाँ पर तुम खुद सोचो कि अगर इतना बड़ा आइस क्यूब है तो इतने बड़े हीट एक्सचेंजर में अगर हम रेफ्रिजरेंट को घुमाना चाहेंगे तो वो कितनी लार्ज क्वांटिटी में रेफ्रिजरेंट चाहिए होगा, बट एट द सेम टाइम उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी पूरे के पूरे प्लांट की। तो वहाँ पर हम क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वी कॉल इट, उसको कहते हैं हम ब्राइन सोल्यूशन। दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट एंड सम केमिकल एजेंट्स, जिसकी वजह से वो ऐड करने की वजह से पानी का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर 100 से नहीं 0 से नीचे चला जाता है। जैसे बॉइलिंग टेम्परेचर पानी का बढ़ सकता है कुछ नमक वगैरह डालने की वजह से, उसी तरह से कुछ केमिकल्स और नमक ऐड करके ब्राइन का सॉल्यूशन बनाया जाता है और उसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर 0 से नीचे हो जाता है। सो 0 से नीचे के आने के बाद भी वो फ्रीज़ नहीं होता है, अप टू -2 -3 फॉर एग्जांपल, बहुत ज़्यादा नहीं, बट अगर उससे नीचे जाएगा तो वो फ्रीज़ वो हो सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये बहुत बड़ा आइस क्यूब है और ये पूरा एक टैंक है जिसमें हमने क्या भर दिया है, यहाँ पर उसके सराउंडिंग में अपना ब्राइन सॉल्यूशन भर दिया है, और ये जो टैंक है उसके अंदर एक पंप रखा हुआ है या फ़ैन रखा हुआ है जो इसे पूरा का पूरा सर्कुलेट करता रहता है, और एक छोटा सा एरिया है जहाँ से हमें रेफ्रिजरेंट पास करना है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, जो इस ब्राइन सॉल्यूशन को ठंडा करे। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूँ मैं। सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन आइस क्यूब और ये है अपना टैंक जिसमें यहाँ पर भरा हुआ है सब जगह पे ब्राइन सॉल्यूशन, और यहाँ पर एक कॉइल है जिसके अंदर से जा रहा है आपका प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। तो सिर्फ कॉइल में से आपको प्राइमरी रेफ्रिजरेंट पास करना है, दैट कैन बी अमोनिया, CO2, एनीथिंग। सो वो पास हो रहा है और यहाँ पर जो भी ब्राइन सॉल्यूशन है उसको ठंडा कर रहा है। कितना ठंडा कर रहा है, -2 -3 तक ले जा रहा है, और ये फुल भरा हुआ है। और ये जो टैंक है उसके अंदर एक स्टील की टैंक है फॉर एग्जांपल, जिसके अंदर सिर्फ सिंपल नॉर्मल पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ आपको कॉइल में रेफ्रिजरेंट पास करना है, और यहाँ पर आपने पंप या ऐसा कुछ रखा हुआ है जो इसको पूरा का पूरा सर्कुलेट करता रहता है, कॉन्स्टेंटली हिलाते रहता है। तो होगा क्या, यहाँ से प्राइमरी रेफ्रिजरेंट इसको ठंडा करेगा और ये जो पानी सर्कुलेट हो रहा है वो भी ठंडा होएगा, पानी नहीं, विल कॉल इट ब्राइन। सो ये ब्राइन भी ठंडा होगा जो फुल भरा हुआ है इस टैंक के अंदर, बट उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, -2 -3। सो दैट विल रीच अ टेम्परेचर ऑफ -2 -3 बिकॉज ऑफ दिस रेफ्रिजरेंट, नॉट बिलो दैट। उसके नीचे गया तो पूरी टैंक फ्रीज हो जाएगी। सो यहाँ पर -2 -3 अचीव हो गया, कहाँ पर, इस एरिया में, ब्राइन में। और इस टैंक के अंदर पानी भरा हुआ है, नॉर्मल पानी, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो फ्रीज़ नहीं हुआ -2 -3 पे, बट इसके कॉन्टैक्ट में आया टैंक के अंदर का पानी, जो एक टैंक के अंदर वॉल के थ्रू ही हीट कूलिंग मिल रहा है उसको। सो उसके अंदर जो रखा हुआ है आइस, मतलब पानी, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके अंदर, इस स्टील के टैंक के अंदर। ये ब्राइन रहा -2 -3 पे, सिर्फ छोटे से एरिया से हमने कूलिंग दिया रेफ्रिजरेंट को पास करके, और इस बड़े से आइस क्यूब को पूरा फ्रीज़ कर दिया इस ब्राइन ने। सो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट हमारा इस कॉइल में आ गया, और ये जो ब्राइन सॉल्यूशन है ये हमारा बन गया सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। क्लियर। अब ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, साइज़ एक बड़ा सा टैंक, इफ़ यू इमेजिन अपना पूरा का पूरा जो HE लैब है, उतना बड़ा एक हॉल है जिसके अंदर पूरा एक अंडरग्राउंड टैंक है जिसमें ब्राइन भरा हुआ है। यू कैन इमेजिन दैट, इवन डबल द साइज ऑफ दैट इज पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी। सो इतने बड़े हॉल में आप पूरा का पूरा अंडर वाटर टैंक बनाओगे और उसके अंदर ब्राइन फिलअप करोगे, और फिर उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक स्टडी टेबल जो अपना होता है जिस साइज़ का, इतनी बड़ी साइज़ का एक आइस टैंक लिया जाता है जिसके अंदर नॉर्मल पानी भर के उसको इसके अंदर डिप करके रखा जाता है। तो वो लगभग आधा घंटा 1 घंटा रहेगा, और उसके अंदर का जो भी पानी है
दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू आइस। तो इस तरह से प्राइमरी रेफ्रिजरेंट और ये अपना ब्राइन सॉल्यूशन जो यहाँ पे भरा हुआ है दैट इज़ योर सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। क्लियर? सो ये है अपना प्राइमरी और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का बेसिक कंसेप्ट। सो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू द पर्पस, अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन। ये बेसिक सिंपल थियोरेटिकल पार्ट है, आप देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स का केमिकल कंपोजिशन क्या होगा। नेक्स्ट इज एजियोट्रॉप्स, they are the mixture of refrigerants, they have some specific properties. Azeotrophs मतलब a mixture of refrigerants, the mixture does not get separated even with application of pressure and temperature. तो कुछ जगह पे कुछ रेफ्रिजरेंट्स सूटेबल होते हैं कुछ रिक्वायरमेंट्स के लिए, बट अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें कोई दो अलग अलग रेफ्रिजरेंट्स की प्रॉपर्टीज़ दोनों चाहिए हों तो हम क्या करेंगे, उन दोनों का एक मिक्सचर बना देंगे और फिर उसको एज एन एजियोट्रॉप्स यूज़ करेंगे, तो उसको हम कहते हैं एजियोट्रॉप्स। जियोट्रॉप्स दे आर केमिकल ब्लेंड्स ऑफ दीज पर्टिकुलर रेफ्रिजरेंट्स। ये हैं केमिकल फार्मूलाज, जो भी केमिकल नेम्स जो हम अलग अलग टाइप्स के रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, अलग अलग नाम है, हाइड्रोकार्बन फ्लोरोन, हाइड्रोफ्लोरोन, देयर आर डिफरेंट नेम्स। एट डिप्लोमा लेवल यू डोंट नीड टू रियली रिमेंबर द केमिकल फार्मूला विद द नेम्स एंड एवरीथिंग, यू नीड टू नो बेसिक क्लासिफिकेशन एंड द प्रॉपर्टीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ रेफ्रिजरेंट। Hydrocarbons or organic compounds. Sometimes hydrocarbons like CH4, methane, ethane, propane, butane as are used as refrigerants. They are also called as organic compounds. Inorganic compounds like CO2, SO2, NH3. Clear? तो ये हो गए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइप के आपके रेफ्रिजरेंट्स। ये भी एक रेफ्रिजरेंट्स की तरह आपके यूज़ हो सकते हैं। Some refrigerants are also available in नाइट्रोजन कंपाउंड। नाइट्रोजन की जो कंपोजिशन हैं अलग अलग कुछ गैसेस की, वो भी आपके एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू सेफ्टी, ये जो R12, R11, R13 ये एक नॉमेनक्लेचर है रेफ्रिजरेशन का। अगेन एट योर डिप्लोमा लेवल आपको ये भी समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये R11, R12, R22 का नॉमेनक्लेचर किस तरह से होता है। देयर आर सम स्पेसिफिक फार्मूलाज कि जिसके बेसिस पे कौन सा केमिकल कितनी क्वांटिटी में है, उसके बेसिस पे ये R11, R12, R22 नंबर दिए जाते हैं, जिससे सिर्फ उसका पूरा का पूरा केमिकल कंपोजिशन आप निकाल सकते हैं। बट वो मेथड जो है दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर बीटेक स्टूडेंट्स। एट डिप्लोमा लेवल यू डोंट नीड टू गो इनटू सो मच ऑफ डिटेल्स। ग्रुप 2 दीज आर टॉक्सिक एंड समवॉट इन्फ्लेमेबल एंड ग्रुप 3 देर आर हाईली इन्फ्लेमेबल। जो अमोनिया है दैट इज़ टॉक्सिक, जो आपने नॉर्मली सुना है, जो वाइडली यूज़ होता है काफ़ी जगहों पे। Now according to applications, vapor compression refrigerants they are mainly fluorocarbons, जो mainly VCRS system में use होते हैं। Absorbents they are used in vapor absorption system, they are mostly in combination with refrigerants NH3, H2O और H2O लिथियम ब्रोमाइड। ये हमने देखे हुए दोनों सिस्टम, एमोनिया और वाटर का भी कॉम्बिनेशन यूज होता है और वाटर और लिथियम ब्रोमाइड का भी यूज होता है। क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेंट्स, व्हाट इज क्रायोजेनिक? क्रायोजेनिक इज when you are talking about a temperature range which is very low from 0 to 113 केल्विन, इतना लो, मतलब आप माइनस में सेंटीग्रेड में कितना जा रहा है आप समझ सकते हो। 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस। अकॉर्डिंगली इतना लो टेम्परेचर की जो रेंज की बात है दैट इज़ कॉल्ड क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेंट्स। इन हायर स्टडीज़ मास्टर्स लेवल में पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट आता है क्रायोजेनिक्स। क्लियर? सो जो इतने लो टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेंट्स यूज़ होते हैं ऑब्वियसली वो अपने घर पे यूज़ नहीं होते हैं रेफ्रिजरेशन में, एयर कंडीशन में भी नहीं और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में भी नहीं। सो देयर आर सम सर्टेन डिफरेंट काइंड ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, हीलियम एंड N2 विच आर यूज्ड फॉर दीज क्रायोजेनिक रिक्वायरमेंट्स, जहाँ पर इतना लो टेम्परेचर हमें चाहिए होता है। ब्राइन्स एज आई ऑलरेडी डिस्कस दे आर सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स, जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया अभी, आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल्स अगेन। एंटी फ्रीज रेफ्रिजरेंट, एंटी फ्रीजेंट्स, they are mixed with water to prevent freezing of water so that it can be used for low temperature applications, e.g. glycerin, glycol, methyl alcohol. As I said, these are the certain chemicals which are mixed with water so that उसका freezing point temperature थोड़ा नीचे जा सके, और उसको अलग अलग requirements की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो और एज अ ब्राइन सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट भी यूज़ कर सकते हो। अब ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको थोड़ा अच्छे से समझना चाहिए, क्वेश्चंस भी आते हैं इसके ऊपर। डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, अब ये आपको समझने की ज़रूरत है ऐसा कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं
for refrigerants. Thermodynamic, chemical, physical and economic criteria. There are basically 4 criteria. Let's look at the thermodynamic properties first. Positive evaporator pressure. The operating pressure in the system must be positive. This will prevent leakage of air into the system. It means जो ऑपरेटिंग प्रेशर है अपने सिस्टम के अंदर वो पॉजिटिव होना चाहिए. पॉजिटिव मतलब अबव एटमॉस्फेरिक. अगर अबव एटमॉस्फेरिक है इन दैट केस ऑब्वियसली कोई भी जो फ्लो होता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो बाहर की जो एयर है एटमॉस्फेरिक एयर वो अंदर जाने के चांसेस नहीं रहेंगे बिकॉज अंदर एटमॉस्फेयर से ज़्यादा प्रेशर है. सो दैट मॉइस्चर अंदर नहीं जाएगा एयर के थ्रू, तो कहीं पे भी फ्रीज होकर जैम होने के चांसेस नहीं रहेंगे. तो उसका जो कंडेंसिंग प्रेशर है किसका, अपने रेफ्रिजरेंट का, वो ऐसा होना चाहिए कि इवापोरेटर के अंदर जब वो कंडेंस हो रहा है लिक्विड फॉर्म में तब उसका प्रेशर पॉजिटिव हो, दैट इज अबव एटमॉस्फेरिक हो. तो ये एक रिक्वायरमेंट हो गई. दूसरी क्या है प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मॉडरेटली लो कंडेंसिंग प्रेशर. बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी लाइट वेट इक्विपमेंट्स कैन बी यूज बिकॉज ऑफ मॉडरेट प्रेशर. नाउ वी आर सेइंग पॉजिटिव इवापोरेटर प्रेशर बट एट द सेम टाइम पॉजिटिव मतलब अबव एटमॉस्फेरिक, बट वो बहुत ज़्यादा अबव भी नहीं होना चाहिए. क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा अबव एटमॉस्फेरिक होगा इन दैट केस आपको इक्विपमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग रखने पड़ेंगे कि जो उस प्रेशर को सस्टेन कर पाएँ. तो कॉस्ट बढ़ेगी, वजन भी बढ़ेगा, ऑल दोज थिंग्स. हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, दिस शुड बी एज हाई एज पॉसिबल अबव द कंडेंसेशन, as the condensation will be positive above critical point. हाई क्रिटिकल टेम्परेचर क्यों होना चाहिए इसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, बट जो आपने देखा था शुरुआत के लेक्चर्स में अपने, इस तरह का डायग्राम होता है, राइट. तो इस तरह का डायग्राम था अपना किसका, दिस वाज टीएस डायग्राम. सो इन दैट केस यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस एरिया, व्हाट इज दिस एरिया, दिस एरिया, ये जो एरिया है दैट इज लेटेंट हीट एरिया. ये जो है प्रेशर लाइन्स इस तरह से जाती हैं, राइट, बीच में हॉरिजॉन्टल रहती हैं, क्लियर. सो और ये हो गया दूसरी प्रेशर लाइन. तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये है लोअर प्रेशर नीचे वाली लाइन और ये है हायर प्रेशर अबव ऊपर वाली लाइन. तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, ये जो लेंथ ऑफ लाइन है, इस लाइन की जो लेंथ है जो लेटेंट हीट इंडिकेट कर रही है वो क्या हो रही है, लेटेंट हीट कम होती जा रही है. यू गेटिंग इट. सो जितना क्रिटिकल पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं लेटेंट हीट कम होती जा रही है. अगर यहाँ पर हो तो आपको इतनी सारी लेटेंट हीट देनी पड़ेगी तब जाके वो फेज चेंजिंग प्रोसेस होगी. जितना क्रिटिकल टेम्परेचर के पास जाओगे आप, दिस पॉइंट, दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट, ये जो पॉइंट है दिस वन, दिस इज योर क्रिटिकल पॉइंट. जितना इसके पास जाते जाओगे आप, जितना हाई प्रेशर पे जाओगे उतना आपका लेटेंट हीट कम होगी. सो जितना हो सके उतना, इट्स नॉट कि बहुत हाई चाहिए क्योंकि हमें ऑब्वियसली लो भी चाहिए, बट इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन ऑल दोज थिंग्स. कि आपको हायर प्रेशर भी रखना है बट एट द सेम टाइम जस्ट पॉसिबल जितना हाई रख सकते हैं उतना, सो दैट अदर रिक्वायरमेंट्स भी सेटिस्फाई हो. कि बहुत सारी अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट होती हैं. सो इट्स ऑल अबाउट मेंटेनिंग अ बैलेंस. सो दिस इज हाई क्रिटिकल टेम्परेचर. क्लियर. नाउ लो फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए. क्यों, बिकॉज ऑब्वियसली अगर जल्दी फ्रीज हो जाएगा तो आपको कूलिंग ही कैसे देगा. अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट का एग्जांपल 1 डिग्री सेल्सियस है तो आइस कैसे जमा पाओगे, आपको खुद ही 1 पे फ्रीज हो जाएगा तो आपको आइस कहाँ से देगा, जीरो वाली. यू गेटिंग द पॉइंट. तो फ्लो भी नहीं हो पाएगा. तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए. जितना लो होगा उतना ज़्यादा अच्छा अपने लिए, ताकि अपन ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग करने के लिए लो टेम्परेचर रेंज में जाए तो भी वो रेफ्रिजरेंट अपना फ्रीज ना हो. नाउ हाई लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन, वो हो गई इसकी बात जब अपन कंडेंसेशन की तरफ जा रहे हैं. यहाँ पर क्या है, हाई लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन जब इवापोरेटर में होंगे अपन नीचे वाली साइड में, देखिएगा ध्यान से, ये अपना VCRS था. तो एक तो यहाँ पर कंडेंसेशन होता है तो यहाँ पे अपन को लो लेटेंट हीट चाहिए थी, बट अपन जब इवापोरेटर में आ रहे हैं तो उस प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग, यू गेटिंग दिस पॉइंट, यहाँ पर जो प्रेशर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेटेंट हीट कम होनी चाहिए. बट यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर है ये और ये प्रेशर अलग है ना, दिस इज हायर प्रेशर आफ्टर कंप्रेशन. तो ये जो लोअर प्रेशर वाली जो रेंज है अपनी इवापोरेटर प्रेशर पे, तो इवापोरेटर प्रेशर पे जो उसका लेटेंट हीट होनी चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए. क्यों,
क्योंकि यहाँ पर हमें हीट रिजेक्ट करके इसको जल्दी से लिक्विड फॉर्म में लाना है, तो हमें कम लेटेंट हीट चाहिए थी इस प्रेशर रेंज में। बट यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट पे हमें इस पॉइंट पे चाहिए कि जो जितना ज़्यादा हीट ये लेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। क्यों? दिस इज़ अ काइंड ऑफ हीट गिविंग प्रोसेस, वी आर एडिंग हीट टू द रेफ्रिजरेंट। यहाँ पर क्या है, इवोपरेटर है, फॉर एग्जांपल पानी रखा हुआ है फ्रीज़र में, तो हम उसको पानी से हीट दे रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा पानी से हीट देंगे उतना ही पानी ठंडा होगा, आपको उल्टा सोचना है यहाँ पर। सो दैट इज़ वाई ये लेटेंट हीट जो है इवोपरेटर प्रेशर पे कॉरस्पॉन्डिंग वो मैक्सिमम होनी चाहिए जितनी ज़्यादा हो सके, सो दैट हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग ले पाएँ। जितनी ज़्यादा लेटेंट हीट इस प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग होगी उतनी ही हीट वो पानी से खींचेगा। क्लियर? सो दैट इज़ वाई वी विल गेट मोर कूलिंग. So that is why latent heat of evaporation corresponding to evaporator pressure should be high. COP and power requirements. COP presents the efficiency of the system while low power requirements will reduce running cost. तो this is not exactly a characteristics, but हाँ you can call it कि जो अलग अलग रेफ्रिजरेंट्स हैं उनकी एक परफॉर्मेंस होती है जिसके बेसिस पे आप कह सकते हो COP एंड पावर रिक्वायरमेंट थोड़ी वेरी करती है। बट दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सो मेनी अदर इक्विपमेंट्स, लाइक कंप्रेसर कितना एफिशिएंट है, कंडेंसर कितना एफिशिएंट है, एट्सेट्रा। इट्स नॉट completely dependent on refrigerant, but definitely रेफ्रिजरेंट की एक परफॉर्मेंस होती है जिसके बेसिस पे COP और पावर रिक्वायरमेंट डिफाइन होती है। COP ज़्यादा है तो ऑब्वियसली पावर रिक्वायरमेंट कम होगी, COP कम है तो ऑब्वियसली पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। सो दीज आर सर्टेन रेफ्रिजरेंट्स की जिनका उनका परफॉर्मेंस अलग अलग होता है। सो आपको ऑब्वियसली ऐसा रेफ्रिजरेंट चाहिए होगा जिसका COP ज़्यादा हो और पावर रिक्वायरमेंट कम हो। Specific heat. If liquid specific heat is less then less heat is to be rejected to the cooling medium, as I already explained कि जब ऊपर की तरफ जा रहे हो हायर क्रिटिकल पॉइंट की तरफ तो आपका जो हीट रिजेक्शन है वो कम करना पड़ेगा। दिस इज अगेन द सेम, स्पेसिफिक हीट एट एंड लो टेम्परेचर इज ऑब्टेन टू अ सबकूल्ड रेफ्रिजरेंट। ऑब्वियसली इफ दिस जब अपन सबकूलिंग कर रहे हैं अगर स्पेसिफिक हीट इसकी कम है, जी देखिए डायग्राम से अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ से हम आ गए इस पॉइंट तक, फिर अगर स्पेसिफिक हीट उसकी कम है तो क्या होगा, अगर यहाँ पर हम सब कूलिंग कर रहे हैं इसके बाद यहाँ से थ्रोटलिंग नहीं कर रहे हैं सीधा, अगर हम थ्रोटलिंग के लिए नहीं जा रहे हैं और अगर सब कूलिंग कर रहे हैं तो सब कूलिंग करते टाइम पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको इस डायरेक्शन में लेके आते हैं वापस प्रेशर लाइन, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस होता है। तो अगर स्पेसिफिक हीट क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज के लिए कितनी हीट आपको चाहिए या देनी पड़ती है। क्लियर? तो अगर स्पेसिफिक हीट कम है तो हम थोड़ी सी हीट रिजेक्ट करेंगे, उसमें भी आपका टेम्परेचर यहाँ पर काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा सब कूलिंग में। सो दैट इज़ वाई स्पेसिफिक हीट एट दिस कंडेंसर प्रेशर शुड बी लो। If this is less, then that heat will flow and less liquid will be evaporated and hence refrigerant will increase. यहाँ का उल्टा होगा इस पॉइंट पे आपका, जब यहाँ पर आ रहे हो आप, जब इवापोरेटर प्रेशर की बात कर रहे हैं यहाँ तक पहुँच गए हो, ठीक है। अभी अगर सुपर हीटिंग करना है तो इन दैट केस योर स्पेसिफिक हीट शुड बी हाई, सो दैट यहाँ पर से वो मैक्सिमम हीट ले बट उसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज ना हो, बस थोड़ा सा आगे बढ़े और हमें सुपर हीटिंग भी मिल जाए और मैक्सिमम हीट ले। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट कम होनी चाहिए और यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट भी आपके प्रेशर के अकॉर्डिंग वेरी करती है थोड़ी बहुत। सो स्पेसिफिक हीट एट दिस पॉइंट शुड बी हाई एंड दिस पॉइंट शुड बी लो, इस तरह की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। नाउ कंडक्टिविटी, दिस शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। कंडक्टिविटी इज नथिंग बट कि वो कितनी अच्छे से हीट कंडक्ट करता है। ऑब्वियसली इट शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। कंप्रेशन रेशियो, इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल। जितना हो सके उतना कंप्रेशन रेशियो कम होगा। दिस इज आर कंप्रेशन प्रोसेस फ्रॉम 1 to 2 जो अपन करते हैं कंप्रेसर की एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट। जितना ज़्यादा कंप्रेशन करना होगा उतना ज़्यादा पावर देना होगा। सो ऑब्वियसली वी नीड कंप्रेशन रेशियो टू बी लो। वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट हैंडल पर किलोवाट ऑफ रेफ्रिजरेंट, एज आई सेड कुछ परफॉर्मेंस होती है रेफ्रिजरेंट की, जो अगर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है तो आपको कम रेफ्रिजरेंट भी इतना ही कूलिंग देगा, बट परफॉर्मेंस कम है, अच्छा नहीं है उस रेफ्रिजरेंट का, तो आपको उतनी ही कूलिंग के लिए ज़्यादा रेफ्रिजरेंट को फ्लो करना पड़ेगा। डेंसिटी, सो ऑब्वियसली आपको ऐसा चाहिए कि जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो और लो वॉल्यूम फ्लो रेट हो पर किलोवाट रिक्वायरमेंट के लिए। Density, this does not matter much in a refrigeration system, but high density gas tends to settle down to the ground. Hence, good means of stirring is necessary in order to mix with air. The refrigerant with lower density to be selected to reduce pipe size. Obviously, you can understand it कि ज़्यादा density है, ज़्यादा weight है तो पाइप में नीचे settle down हो सकता है. That is why lower density is preferred. Otherwise, it's not too much related
टू द परफॉर्मेंस। अगर बहुत हाई वैल्यू है डेंसिटी की तो प्रॉब्लम है, मॉडरेट वैल्यू में कोई इशू नहीं है। टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन दिस शुड बी एज लो एज पॉसिबल। ऑब्वियसली एंड ऑफ कंप्रेशन, यहाँ से कंप्रेशन करने के बाद यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है, वो टेम्परेचर जितना हो सके उतना कम होना चाहिए, बट ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक से तो ज़्यादा होना ही चाहिए, नहीं तो एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्ट नहीं हो पाएगी। बट वो बहुत ज़्यादा होगा तो अपने इक्विपमेंट्स की लाइफ कम हो सकती है, मेंटेनेंस बढ़ सकता है एंड ऑल दैट। सो दीज आर द बेसिक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन जो पूछा जाता है, सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल स्टेबिलिटी। This type of refrigerant will perform without deterioration over a wide range. Obviously, inherent stability, this will affect the chemical bonds in the molecules if they are no longer strong enough to hold the molecules together. कितना स्टेबल है, अगर वो क्रैक नहीं होता है, क्रैक होना मतलब मॉलिक्यूल्स को होल्ड नहीं कर पा रहा है अगर टेम्परेचर रेंज में, हायर टेम्परेचर पे या लोअर रेंज पे, सो दिस शुड नॉट बी हैपनिंग विद द रेफ्रिजरेंट। Effect of air, the concentration of 2.5% to 3% molecules of air based on refrigerant will cause erratic operations and increase in pressure and temperature that favor decomposition. Obviously air उसके साथ अगर मिक्स होगी इससे ज़्यादा तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट कुछ प्रपोर्शन में मिक्स होने के बाद भी वो फॉर्म कर पाए उस तरह की उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। Effect of metal, most of the metals used in the system are safe with fluorocarbon refrigerants under normal conditions. जैसे हमने देखा था मार्केट में दो टाइप के कंडेंसर्स, कॉपर कंडेंसर और एल्यूमिनियम कंडेंसर, दोनों में रेफ्रिजरेंट भी अलग आते हैं। कुछ टाइप के रेफ्रिजरेंट्स होते हैं जो कुछ मटेरियल्स के अगर कांटेक्ट में आते हैं तो वो उसको करोड कर देते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं। दैट इज़ वाई इफेक्ट ऑन मेटल इज़ एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कॉपर कंडेंसर चाहिए बट आप रेफ्रिजरेंट ऐसा यूज़ कर लो जो कॉपर को ख़राब कर दे, करोड कर दे, इन दैट केस आपका कंडेंसर पूरा लीक होना शुरू हो जाएगा। सो there has to be a good combination of refrigerant and the condenser material and even the piping material. So effect of some refrigerant on certain metals are not good, they corrode them, so उसको भी हमें कंसिडर करना है। इफेक्ट ऑफ ऑयल, इट इज़ मोस्ट, ऑयल के साथ उसका कैसा मिक्सचर है। जब आप कंप्रेसर यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर ऑयल रहता है, तो ऑब्वियसली क्योंकि लुब्रिकेशन करना है हमें कंप्रेसर में, इन दैट केस आपका ऑयल और रेफ्रिजरेंट थोड़ा बहुत मिक्स होगा, और आगे हमें एक सेपरेटर भी रखना पड़ता है कुछ कुछ इक्विपमेंट से अगर ऑयल और रेफ्रिजरेंट दोनों मिक्स हो रहे हैं तो अगर वो मिक्स हो रहा है तो आगे जाके उसके लिए सेपरेटर रखना पड़ेगा ताकि ऑयल आगे थ्रोटलिंग प्रोसेस में ना जाए। सो इस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, तो उसका ऑयल के साथ कैसा बिहेवियर है दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। फ्लेमेबिलिटी, ऑब्वियसली लीक हो रहा है तो वो कितना फ्लेम पकड़ सकता है, दैट इज़ अ क्राइटेरिया। ऑब्वियसली कम होना चाहिए, नॉन एक्सप्लोजिव होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ रेफ्रिजरेटिंग ऑयल इन द सिस्टम, लुब्रिकेटिंग ऑयल इज़ अ नेसेसिटी एज आई ऑलरेडी डिस्कस। ये और ये दोनों एक ही तरह की बात कर रहे हैं बट इन जस्ट डिफरेंट मैनर्स। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी कुछ रेफ्रिजरेंट्स ऐसे होते हैं जो लीक होने पर आपको क्या बोलते हैं, पॉइजन की तरह काम करते हैं। सो एमोनिया इज लाइक वन ऑफ देम, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी। करोजन एज वी ऑलरेडी डिस्कस, द इफेक्ट ऑन मेटल, इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट्स टू बी स्टोर्ड, स्टोरेज किस तरह से, कुछ रेफ्रिजरेंट स्टोरेज के बाद में एक्सप्लोज होने के चांसेस रहते हैं। देयर आर सर्टेन डिफरेंट क्राइटेरियाज। कुछ मेटल अगर ज़्यादा लंबे टाइम स्टोर किए जाए तो उनकी परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट हो सकती है कुछ रेफ्रिजरेंट्स की। सो इस टाइप के भी क्राइटेरियाज आपको कंसिडर करने हैं। इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर में रहने ही वाला है, तो उसको मॉइस्चर के साथ उसका किस तरह का बिहेवियर है, केमिकल बिहेवियर, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। करोजन होता है नहीं होता है, केमिकल के साथ मॉइस्चर के साथ मिक्स होने के बाद उसकी परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट होती है नहीं होती है। अगर वो मिक्स हो जाता है मॉइस्चर के साथ तो वो आगे थ्रोटलिंग में जाके उसको जैम कर सकता है, वहाँ पे फ्रीज कर सकता है वाल्व को अगर मॉइस्चर उसके साथ मिक्स हो गया तो दीज आर ऑल दी परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज। फिजिकल टेंडेंसी प्रॉपर्टीज, दीज आर क्वाइट सिंपल। लीक टेंडेंसी, कितना लीक होता है, विस्कोसिटी कितनी है, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो अच्छे से फ्लो नहीं होगा। स्मेल, अगर लीकेज होता है तो आपको उसकी स्मेल आनी चाहिए थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा भी नहीं। सो दीज आर सिंपल क्राइटेरियाज, आप खुद भी देख सकते हैं। Economic criteria, obviously cost, availability, supply and storage and handling, these are quite simple, I'm not going into that now। अब आते हैं आपकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। जो एमोनिया है दैट इज़ टेक्निकली कॉल्ड R717, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप खुद एक बार पढ़ लीजिए। दैट इज़ नॉट नथिंग टू डिस्कस अबाउट इट बिकॉज इट्स जस्ट लाइक बेसिक थियरी। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेफ्रिजरेंट्स, यू कैन सी फ्लेमेबल है, उसका COP इसकी रेंज में है, टेम्परेचर ये रेंज में है, बॉइलिंग टेम्परेचर ये है,
टॉक्सिक है, लेटेंट हीट का क्या है, क्या ज़्यादा है, क्या कम है। सो इस टाइप की बेसिक चीज़ें हैं, आपको बस पढ़ना है, याद रखना है जितना हो सके। और बस 2-3 रेफ्रिजरेंट्स है जो डिस्कस किए हुए हैं अलग अलग, R134 है। सारे रेफ्रिजरेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हमने डिस्कस किए हैं, किसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन टॉक्सिक है, कौन एक्सप्लोजिव है, कौन फ्लेमेबल है, वो आपको एक बार देख लेना है। उसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल डिस्कशन नहीं है, जस्ट थियरी पार्ट, यू कैन जस्ट रीड इट योरसेल्फ। कॉमन रेफ्रिजरेंट्स एंड द एप्लीकेशंस, दिस इज अगेन थियरी पार्ट जो आप खुद पढ़ सकते हैं। कौन सा रेफ्रिजरेंट कहाँ पे यूज़ हो रहा है, एयरक्राफ्ट में, कोल्ड स्टोरेज में, यू कैन गो थ्रू दैट, नथिंग टू डिस्कस इन दैट। नाउ सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, ऑलरेडी ऑब्वियसली हमने सिलेक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट इज नथिंग बट द प्रॉपर्टीज़, जो हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लेटेंट हीट कैसी होनी चाहिए, वॉल्यूम कितना यूज़ होना चाहिए, वो की वही चीज़ें वापस हमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग समझनी होती हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली सिंपल। नाउ दिस इज सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक इन डिटेल, जो हमने लास्ट भी डिस्कस किया था कि जैसे कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स में सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है, ब्राइन जिसको कहते हैं। क्लियर, दिस इज ब्राइन, दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्राइन्स, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि वो क्या क्या मिक्सचर होता है, NaCl का और मिक्सचर होता है पानी के साथ, तो उसका थोड़ा सा फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है, सो दैट इट कैन प्रोड्यूस आइस। उसी तरह से वाटर को भी यूज़ कर सकते हैं कुछ जगह पे, और ग्लाइकोल्स, दीज आर सर्टेन केमिकल्स जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का कंसेप्ट, जो हमने पूरा समझ लिया है कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है क्या और कैसे यूज़ होते हैं। क्लियर, सो अगेन दीज आर सम सिंपल टॉपिक्स जो आप खुद देख सकते हैं। ये है न्यू रेफ्रिजरेंट्स, अगेन दिस इज थियरी पार्ट, अभी कौन कौन से रेफ्रिजरेंट्स आ रहे हैं, किस तरह के आ रहे हैं, और कुछ रेफ्रिजरेंट्स की क्या इफेक्ट होती है। क्योंकि जैसे कि अमोनिया है, वो अगर लीक हो रहा है तो अपने ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है, जो आपने स्कूल लेवल में भी ये सब पढ़ा होगा। दिस इज़ क्वाइट सिंपल। तो उसकी वजह से हमने कुछ नए रेफ्रिजरेंट्स कंपोज मतलब मिक्स करके या कुछ भी करके बनाए हैं, कुछ नए केमिकल्स ऐसे देखे हैं जो अपन एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ कर सकें और वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो। सो दिस अमोनिया लीकेज इज कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, दिस इज ओनली द इंपॉर्टेंट थिंग, बाकी आप थोड़ा बहुत देख लीजिए क्या है। सो बेसिक थियरी जो है वो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम ओनली डिस्कसिंग द टेक्निकल पार्ट, जिसको समझाने की ज़रूरत हो कंसेप्चुअली। फ्यूचर इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेंट्स, अगेन जस्ट समथिंग न्यू थियरी कि अभी कौन कौन से रेफ्रिजरेंट्स नए ले आ रहे हैं, और यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। राइट, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर, यहाँ पे पूरा रेफ्रिजरेशन कंप्लीट होता है अपना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।